एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हमने गत कालांशों में एक उपन्यास पढ़ा था, गोदान। आपके पाठ्यक्रम में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक और उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा। बच्चों, इस उपन्यास को समझने से पहले हमें इसकी उन आधारित प्रसंगों को समझना अति आवश्यक है जिसे हम इस प्राकथन के माध्यम से समझेंगे। बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी चूँकि इनके लेखक रहे हैं, तो हमें उन उपन्यासकार के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 ईस्वी तक इन्होंने हिंदी के उपन्यासकार के रूप में, जिसमें हम कहेंगे एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में, इन्होंने उपन्यास दिए हैं। इनके उपन्यास जो हैं इतिहास के तथ्यों पर आधारित ही नहीं थे, बल्कि ऐतिहासिक वातावरण और उस देश काल पर भी आधारित थे। इन उपन्यासों की सृष्टि उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से की है। उनके लिखे 4 उपन्यास जो बहुत ही चर्चित भी रहे। इन उपन्यासों के नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वाह और अनाम दास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा में 7वीं शती के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण हुआ है। उस समय उत्तर भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था और कोई भी बड़ी शक्ति उनका प्रतिरोध कर सकने में सक्षम नहीं थी। स्थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन था और बाणभट्ट उनका दरबारी कवि थे। इस उपन्यास के कुछ पात्र ऐतिहासिक भी हैं, जैसे हर्ष, कुमार, कृष्णवर्धन, राज्यश्री, देवपुत्र मिलिंद, बाणभट्ट आदि। जबकि कुछ अन्य पात्र काल्पनिक हैं, जैसे निपुणिका, महामाया, भट्टिनी, अघोर भैरव और सुचरिता। द्विवेदी जी ने अपने कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ही ली है, शेष सब कुछ उन्होंने कल्पना के आधार पर गढ़ा है। यह भी उल्लेखनीय है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी ने हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य ग्रंथ बनाया है। वे युगीन समस्याओं को तथा जीवन मूल्यों पर आए संकट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कथानक ग्रहण करते हुए प्रस्तुत करने का उद्देश्य लेकर चले हैं। डॉक्टर प्रेम प्रकाश भट्ट ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए लिखा भी है कि इतिहास उनके उपन्यासों की पार्श्वभूमि बनकर उपयोग में आया है। बीच के तथ्य, घटना प्रसंग, तात्कालिक जीवन की भास्वर छवियों के चित्र तथा विशद ब्यौरों को अंकित करने में उनकी इतिहास दृष्टि स्खलित नहीं हुई है। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे हुए लांछन को दूर करने तथा नारी सम्मान की रक्षा का उद्देश्य दृष्टिगत रख इस उपन्यास की रचना की है। संभवतः नारी सम्मान की रक्षा का भाव बाणभट्ट की आत्मकथा का मूल केंद्र है। उस युग में
नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जब एक प्रतापी सम्राट तंवर मिलिंद की पुत्री भट्टनी का अपहरण कर उसे बेच दिया जाता है। भला साधारण नारी पर क्या बीतती होगी, इस सब कुछ का अनुमान किया जा सकता है। बाणभट्ट, निपुणिका और कृष्णवर्धन के प्रयासों से भले ही भट्टनी के सम्मान की रक्षा कर ली गई, बल्कि सामंती व्यवस्था में और पुरुष प्रधान समाज में नारी इसी प्रकार उत्पीड़न का शिकार होती रही है और होती भी रहेगी। जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाता, द्विवेदी जी मानते हैं कि यह पुरुष प्रधान सामंती व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है। वे नारी को मात्र भोग्या मानते हैं। बाणभट्ट के माध्यम से उपन्यासकार अपनी चिंता को ही अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी। इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास भी इस उपन्यास में किया गया है। उनका स्पष्ट मत है कि जब तक राज्य सत्ता रहेगी, सैन्य संगठन रहेंगे, पौरुष दर्प की प्रचुरता रहेगी, तब तक नारी को इसी प्रकार पद दलित करके उसे अपमानित किया जाता रहेगा। इस उपन्यास का एक अत्यंत सशक्त पात्र महामाया है। महामाया स्त्री को प्रकृति मानती है, जिसकी सार्थकता पुरुष को बांधने में, पुरुष को पूर्णता पाने के लिए स्त्री की आवश्यकता निरंतर अनुभव करनी पड़ती है। जो इस स्त्री शक्ति की उपेक्षा करता है, वह पूर्णता से दूर रहता है। इतिहास साक्षी है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं, मठ विध्वंस हो गए हैं और ज्ञान व वैराग्य के जंजाल फेन बुदबुदा हो गए हैं। आचार्य द्विवेदी जी की अवधारणा है कि नारी पिंड मात्र न होकर तत्व है। मांस पिंड की नारी समझना भूल है। नारी परम शिव का निषेधात्मक तत्व है। वह भोग के लिए नहीं, अपितु आनंद लुटाने के लिए नहीं संसार में आती है। महामाया कहती है कि नारी में अपने आप को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की क्षमता है। वह दलित द्राक्षा की तरह खुद को नष्ट करके दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना रखती है। भट्टनी और निपुणिका दोनों ही इस कोटि के नारी पात्र हैं, नारी चरित्र हैं। बाणभट्ट ने उपन्यास में कई स्थानों पर यह कहा भी है कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। ऐसा कहकर वह नारी की गरिमा प्रदान करता है, उसे पवित्र बनाता है और पूज्य मानता है। उसे इतिहास भी इसी सत्य की पुष्टि करता हुआ लगता है। उसे इस बात से अत्यधिक वेदना होती है कि सृष्टि की बहुमूल्य वस्तु नारी का अपमान राजाओं के अंतःपुर में भी हो रहा है और राजमार्ग पर भी वह अपमानित हो रही है। एक और उल्लेखनीय प्रश्न इसमें उठाया गया है जब नारी का बलात् अपहरण हो जाता है और उसे अपवित्र और कलंकित मान लिया जाता है, जबकि इसमें उसका अपना दोष नहीं होता। भट्टनी की इस अवस्था की ओर इंगित करते हुए बाणभट्ट उसे निर्दोष मानते हुए कहते हैं, शियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। निपुणिका रंगशाला में अभिनय करती है तथा ऐसे स्थल पर पान बेचती है जहाँ नारी केवल खरीदने बेचने की वस्तु है। बाणभट्ट मानता है कि स्थिति में भी निपुणिका पवित्र है। वह लोगों की आलोचना से रंच मात्र भी सहमत नहीं होता। उस कीचड़ में निपुणिका को छोड़कर जाने के लिए वह तत्पर
नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी प्रेम और नारी दोनों के प्रति उदात्त भाव रखते हैं। इस उपन्यास में अदृप्त प्रेम का चित्रण किया गया है। यह प्रेम वासना जनित न होकर संयत, अनुशासित, उदात्त और पवित्र है। निपुणिका और भट्टिनी दोनों ही बाणभट्ट से प्रेम करती हैं, किंतु दोनों का ही प्रेम अदृप्त प्रेम है तथा उसमें वासना की गंध लेश मात्र भी नहीं है। इसी प्रकार अघोर भैरव और महामाया का प्रेम भावनात्मक नहीं है परंतु साधनात्मक है। इसमें भाव की तुलना में तप, त्याग और साधना को महत्व दिया गया है। विरक्ति वज्र और सुचरिता के जिस प्रेम का चित्रण बाणभट्ट की आत्मकथा में है वह साधनात्मक और भावनात्मक दोनों कोटियों का है। इस उपन्यास के माध्यम से द्विवेदी जी ने जन साधारण को यह संदेश दिया है कि सुधारों का कार्य राजा पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि स्वयं अपनी शक्ति से उन सुधारों का क्रियान्वयन करना चाहिए। राष्ट्र को सर्वोपरि समझकर सभी वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय संकट के समय परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। आदि भावों को उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा में चित्रित किया है। बच्चों, आज इतना ही। हम अगले ही कालांश में बाणभट्ट की ही आत्मकथा के एक अन्य पक्ष पर चर्चा करेंगे जो है संस्कृति चेतना। धन्यवाद।